ओके ये कैसी पानी पड़ा हुआ है? Alright, let's get back to this. ठीक है, तो हमने देखा था एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में हम चाहते हैं कि हमारे जो भी बेबी बॉर्न होने वाला है, हमें पहले से ही पता चल जाए कि क्या उसको कोई खुदा न खास्ता डिसऑर्डर तो नहीं, क्या उसको डाउन्स तो नहीं है, क्या थैलेसीमिया तो नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। अब ये वाले मैं स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रही हूँ इज बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू क्वेश्चंस एंड ऑल्सो दे आर वेरी रेलिवेंट। ठीक है, मदर की एज और फादर मदर की ब्लड टाइप, ये सब कुछ इन चीज़ों को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। नाउ आई वांट यू टू लुक एट दैट पिक्चर एंड सी एग्जैक्टली वेयर द नीडल इज गोइंग। फिगर 5.1 ऑन पेज 66। ठीक है, जो नीडल है इट इज गोइंग राइट इनटू द प्लेसेंटा। ठीक है, तो विच इज द कोरियन बेसिकली। हम लोग वहां से एक सैंपल लेते हैं और उसके सेल्स को हम चेक करते हैं। बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। ठीक है, और नीडल हम पास करते हैं, एज यू कैन सी, थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, थ्रू द मायोमेट्रियम एंड राइट इनटू द प्लेसेंटा। ठीक है, ये इसको करने का एक और तरीका भी है। इफ फॉर एनी रीजन यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट रूट, यू कैन आल्सो गो ट्रांसवेजाइनली एंड यू कैन गेट द सैंपल फ्रॉम देयर। ठीक है, तो ये पिक्चर जो है, ये नीचे वाली जो पिक्चर है, इसमें ये दिखाया हुआ है अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखा हुआ है और उसके हेल्प से नीडल अंदर डाल रहे हैं प्लेसेंटा के अंदर और दे टेकिंग अ सैंपल। ठीक है, अच्छा, अब इसको इस तरह का इन्वेजिव प्रोसीजर करने से पहले we must make sure that the lady is actually pregnant. ठीक है, तो हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड स्कैन लेते हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं is her pregnancy viable. ठीक है, is it a single pregnancy? अब because twins के केस में अगर हमने कोरियन से लेना होगा तो it's a more difficult procedure and it requires greater expertise as well as हमें पता होना चाहिए एक ही कोरियन है, दो कोरियन है। ये आगे इंशाल्लाह कल हम ट्विन की प्रेगनेंसी में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वी हैव टू कंफर्म द जेस्टेशनल एज। अब 10th वीक से पहले आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, हमें थोड़ा अंदाजा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज का चांस बहुत ज्यादा होता है, ओरिजिनली ही बहुत ज्यादा होता है। अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट इवन अनाउंस देयर प्रेगनेंसी अंटिल द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज डन। ठीक है, तो ऑलरेडी रिस्क ज्यादा है मिसकैरेज का, लेकिन इस प्रोसीजर को करने से भी एक 2% रिस्क इंक्रीज होता है इन एडिशन, एंड दिस इज स्टिल आफ्टर यू डू इट आफ्टर 10 वीक्स ऑफ gestation। ठीक है, आप 10 वीक्स ऑफ gestation से पहले नहीं कर सकते बिकॉज द रिस्क ऑफ मिसकैरेज बिकम्स सो हाई दैट इट्स नॉट फीजिबल। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर 10 वीक्स हो चुके हैं। यू हैव टू लोकलाइज एग्जैक्टली वेयर द प्लेसेंटा इज और उस हिसाब से आप ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांस सर्वाइकल रूट सेलेक्ट करते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 10th वीक जेस्टेशन के बाद जब हमने लिया है, सीवीएस किया है, तो तब भी 2% रिस्क इंक्रीज हो जाएगा मिसकैरेज का। ठीक है, अब ये एक मतलब 2% कहने और सुनने में तो इट्स जस्ट 2%, लेकिन 2 out of 100 इज अ बिग डील। ठीक है, मतलब दुनिया में a lot of people they expect every year, तो out of that number 2% is a really big percentage to have. So you need to address this and you need to tell the mother कि ये आपके child को ये condition हो सकती है। In comparison, इस procedure का risk 2% miscarriage का है, तो it's the mother's decision at the end। ठीक है, उस family का decision है कि whether they want to go through with it or not। ठीक है, अब ये है कि ये हम कब करते हैं एग्जैक्टली जब हमें सस्पिशन हो कि कोई ट्राइसोमी तो नहीं, तो कॉमन एनाप्लॉइडीज के लिए करते हैं। ठीक है, ट्राइसोमी 21 के लिए करते हैं, 18 ट्राइसोमी 13 के लिए करते हैं, एंड एक्स एंड वाई जो सिंड्रोम्स होते हैं सारे। ठीक है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एंड एक्सेट्रा उनके लिए हम करते हैं। ठीक है, और इनका जो है रिजल्ट विद इन 48 आवर्स आ जाता है हमारे पास इस सैंपल का रिजल्ट, लेकिन जो पूरा कल्चर है ना, फुल कल्चर का रिजल्ट 7 to 10 डेज में आता है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ इज बिकॉज हम ये इन्वेजिव प्रोसीजर बिला वजह नहीं कर रहे। ठीक है, इसको करने के बाद द वुमन हैज टू मेक सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, या अगर इफ द फीटस डज हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, मे बी ड्यू टू हर बिलीव्स और हर पर्सनल कंसर्न्स वो नहीं प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहती, तो शी नीड्स टू गेट मेंटली रेडी टू हैव दैट बेबी। ठीक है, समटाइम्स प्लेसेंटा में मोजेकिज्म
समटाइम्स प्लेसेंटा में मोज़ेकिज़्म मिलता है, विच मीन्स कि कुछ सेल्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सेल लाइन के होते हैं और कुछ सेल्स जो हैं वो होते हैं डिफेक्टिव, ठीक है, दे हैव इश्यूज विद देम। तो इसका ये है कि दिस नीड्स टू बी देन सेंट फॉर फर्दर सैम्पलिंग, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ क्लिनिकल जेनेटिक्स डिपार्टमेंट को भेजें टू गेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अब आई डोंट नो हमारी सेटिंग में कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं एग्जैक्टली दैट हैंडल दिस स्टफ, but it needs to go if mosaicism is found, it might just be in the placenta, जिसको हम कहते हैं confined placental mosaicism, तो you don't need to worry too much, ठीक है। लेकिन ये confirm करेंगे जो genetics के experts हैं, not us, ठीक है। अगर इनकंक्लूसिव है रिजल्ट्स तो वी माइट नीड टू गो फॉर एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। तो हमें सीवीएस किया, सीवीएस पे नहीं पता चला एंड वी आर स्टिल सस्पिशियस, ठीक है। अब सस्पिशन बहुत हाई है तो फिर हम एमनियोसेंटेसिस की तरफ चलेंगे। नाउ आई वांट यू गाइस टू लुक एट फिगर 5.2, ठीक है। यू कैन सी के अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल जा रही है थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, थ्रू द मायोमेट्रियम एंड they're taking a sample of the amniotic fluid, ठीक है। तो इसमें क्या है, 15 to 20 ml हम amniotic fluid लेते हैं, और लेकिन इससे पहले हमने अल्ट्रासाउंड करके क्या क्या कंफर्म करना है। हमने ये देखना है कि एमनियोटिक फ्लूइड सफिशिएंट है कि हम 15 to 20 ml ले लें। अगर उसको ऑलरेडी ओलिगोहाइड्रामनियोस है तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू पुट द पेशेंट एट रिस्क, ठीक है। आप नहीं चाहते कि पोस्ट एमनियोसेंटेसिस उसका फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाए, ज्यादा कम हो जाए, ठीक है, बिलो द रेंज, ठीक है। और ये प्रोसीजर परफॉर्म होता है फ्रॉम 15 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सीवीएस हो रहा था फ्रॉम 10 वीक्स और ये हो रहा था फ्रॉम 15 वीक्स, ठीक है। तो इसका ये है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी तो जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की ऑप्शन है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, ठीक है ना। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई सीवीएस इज प्रेफर्ड ओवर एमनियोसेंटेसिस इन दैट केस फॉर अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। अगेन सेम थिंग, ये एनाप्लॉइडीज के लिए यूज होता है, ट्राइसोमीज वगैरह के लिए, एक्स एंड वाई सिंड्रोम्स के वगैरह के लिए। फिर 48 आवर्स में इसका सैंपल का रिजल्ट आ जाता है, 7 to 10 डेज में इसका फुल कल्चर आ जाता है। उसके अलावा हम एमनियोटिक फ्लूइड में वायरल इन्फेक्शंस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि साइटोमेगेलो वायरस, कोई भी वैसे टॉर्च इन्फेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा फीटो प्रोटीन हम जब चेक करते हैं तो वो स्पाइना बाइफिडा के लिए होती है, और हम क्या कहते हैं रीसस जो है इनकम्पैटिबिलिटी के लिए भी चेक करते हैं, उसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट वांट यू गाइस टू रिमेंबर कि एमनियोटिक फ्लूइड में यू कैन चेक फॉर ट्राइसोमीज, यू कैन चेक फॉर alpha fetoproteins for spina bifida, you can check for RH incompatibility, you can check viral infections, ठीक है। अब हम लोग CVS को क्यों प्रेफर करते हैं, इज बिकॉज इट कैन बी परफॉर्म्ड अर्लियर इन प्रेगनेंसी, ठीक है, एट अ स्टेज वे टर्मिनेशन इज पॉसिबल, ठीक है। मतलब अगर खुदा न खास्ता फीचर्स को कोई इशू है तो देन इट्स ईजियर टू टर्मिनेट एट दैट पॉइंट एंड यू हैव मोर टाइम टू मेक दैट डिसीजन, और maternal complications of an abortion would be less, ठीक है। उसके अलावा जो है जो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग है उसमें एक लार्जर सैंपल आपको मिल जाता है, ठीक है। तो उससे एनालिसिस ईजियर हो जाता है। तो दीज आर सम कंपैरिजन पॉइंट्स, देयर इज अ टेबल जो आगे आएगा वो उसको हम डिटेल में देख लेंगे, उसमें विल ऐड सम स्टफ टू इट एज वेल। यस, डोंट वरी, मैं रिपीट कर दूंगी पॉइंट, ठीक है। आगे जब हम टेबल देखेंगे उसके अंदर हम एडिशंस कर देंगे, ठीक है, टू मेक श्योर कि वो टेबल कंक्लूसिव हो जाए। नेक्स्ट वी हैव कोर्डोसेंटेसिस, ठीक है। ये परफॉर्म होता है व्हेन फीटल ब्लड इज नीडेड, ठीक है। कोर्डोसेंटेसिस मतलब हम कोर्ड से ब्लड ले रहे हैं उस पॉइंट से जहां वो प्लेसेंटा में एंटर हो रहा है वहां से क्यों लेते हैं, इज बिकॉज कोर्ड वहां हिल नहीं रही होती, ठीक है। ऑब्वियसली द कोर्ड इज देयर, इट्स विद इन इट्स जोन, तो वो हिल रही होती है, बट वेयर इट इंसर्ट्स इनटू द प्लेसेंटा इट्स ऑब्वियसली नॉट मूविंग, इट्स अटैच्ड देयर, ठीक है। और ये परफॉर्म करते हैं 20 वीक्स के बाद, ठीक है। और इसका जो है मिसकैरेज का रिस्क काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट प्रेफर्ड, लेकिन ये है कि अगर कोई सस्पिशन है and you definitely need to get this procedure done, ठीक है। फॉर एग्जांपल severe fetal anemia आप लोग सस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सस्पेक्ट कर रहे हो, तो you need to get the fetus का blood to confirm that, ठीक है। लेकिन अब थोड़े लेटेस्ट टेस्ट आ गए हैं fetal anemia और इस तरह की चीजें डिटेक्ट करने के लिए, but you have to know this invasive examination as well.
अच्छा, टेबल 5.2 इज ऑन पेज 68 और इसके अंदर हम थोड़ी सी एडिशंस करेंगे सो दैट दिस टेबल बिकम्स आवर मेन रिवीजन पॉइंट. ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है जेस्टेशन फ्रॉम विच टेस्ट कैन बी परफॉर्म. ठीक है, सीवीएस का 11 वीक्स लिखा हुआ है, एमनियोसेंटेसिस 15 वीक्स ऑनवर्ड्स और कॉर्डोसेंटेसिस 20 वीक्स ऑनवर्ड. मिसकैरेज का रिस्क आप देख सकते हैं सीवीएस में ज्यादा है एज कम्पेयर टू एमनियोसेंटेसिस. ठीक है, 2% सीवीएस का है, एमनियोसेंटेसिस का 1% है, कॉर्डोसेंटेसिस का 2 to 5% है. अब हम चाहते हैं कि हम सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को थोड़ा देख लें. ठीक है, सीवीएस का ओवर एमनियोसेंटेसिस क्या क्या एडवांटेज है. एक तो ये है कि इट कैन बी परफॉर्म्ड अर्लियर इन प्रेगनेंसी, या आप बेशक ऐड कर लें अपने टेबल में. ठीक है, इट कैन बी परफॉर्म्ड अर्लियर इन प्रेगनेंसी. ठीक है, इसका फायदा ये है कि सर्जिकल टर्मिनेशन ईजियर हो जाती है, कम कॉम्प्लिकेशंस वाली हो जाती है. ठीक है, और एक ऐसे टाइम पे टर्मिनेशन हो जाती है जब मे बी उसने प्रेगनेंसी अपनी डिस्क्लोज ना की हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह को. ठीक है, उसके अलावा सीवीएस में एक लार्जर सैंपल ऑफ डीएनए आपको मिलता है. ठीक है, तो उससे आपका पीसीआर एनालिसिस इजियर हो जाता है. ये कुछ हीमोग्लोबिनोपैथीज और कुछ जेनेटिक डिजीज की टेस्टिंग में लार्जर सैंपल की जरूरत होती है. ठीक है, सो जस्ट राइट लार्जर सैंपल, 2 words एंड इट विल बी इनफ एज एन एडवांटेज, एज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन थिंग. ठीक है, और ये है कि लेकिन सीवीएस का जो है वो मिसकैरेज का रिस्क डबल है एज कम्पेयर टू एमनियोसेंटेसिस. ठीक है, मतलब एमनियोसेंटेसिस का 1% है, सीवीएस का 2% है. तो ये एक उसका डिसएडवांटेज हो गया, तो यू हैव टू नो दिस. ठीक है, तो this was all about the invasive testing. ठीक है, we're just gonna start from the beginning of the chapter just to see how it ties in. ठीक है, तो we're gonna start with like connect yesterday with today. ठीक है, हम प्री एंटीनेटल केयर से हमने शुरू किया. तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें अगर कोई प्रीनेटल डायग्नोसिस हम करें तो उसमें कौन सी चीज़ें हमें सस्पिशियस कर देंगी कि क्या फीचर्स को कोई डिजीज़ तो नहीं. एक तो फैमिली हिस्ट्री, अगर कोई नॉन जेनेटिक डिजीज़ है, उसकी बहन भाइयों को है या उसके पेरेंट्स को कोई इस तरह की ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है उस केस में. फिर पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हम लेते हैं, उस पर हमें पता चल जाएगा मे बी देयर इज RH इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, फिर सीरम स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं. हमने ऑलरेडी देखा था कि जब हम डेटिंग स्कैन कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम नकल ट्रांसलूसेंसी देख रहे थे. ठीक है, डज एनीवन रिमेंबर 12 वीक्स पे हम लोग डेटिंग स्कैन कर रहे थे अल्ट्रासाउंड का, उसके ऊपर हम नकल ट्रांसलूसेंसी देख रहे थे, हम मैटरनल एज के हिसाब से सस्पिशन देख रहे थे. वेयर ऑन पेज 64. ठीक है, उस हिसाब और उसके अलावा अगर हमें तब सस्पिशन हो रहा था तो हम फर्दर स्क्रीनिंग टेस्ट भी देख रहे थे. तो आज हम डाउन सिंड्रोम का डिटेल में भी आगे देखेंगे, बट दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. ठीक है, तो अब स्क्रीनिंग टेस्ट किस तरह का होना चाहिए, आई एम प्रीटी श्योर हमने ये कम्युनिटी मेडिसिन में किया था, तो बस मैं एक एक वर्ड आपको बताती जाती हूँ. इट शुड बी रेलिवेंट. ठीक है, जो कंडीशन है इट हैज़ टू बी एन इम्पॉर्टेंट. मतलब जैसे अगर किसी एरिया में कोई डिजीज है ही नहीं तो उसकी स्क्रीनिंग करने का क्या फ़ायदा. ठीक है ना. फिर इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, अगर तभी स्क्रीन करने का फायदा है जब आप उसको कोई मैनेजमेंट ऑप्शन दे सको. जब आगे आप कुछ कर ही ना पाओ तो फिर उसको डिटेक्ट करने का फायदा क्या है. ठीक है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए. सेंसिटिविटी मतलब यू हैव टू हैव अ हाई डिटेक्शन रेट. ठीक है, जिनको है उनका पता चल जाए. स्पेसिफिसिटी, जिनको नहीं है उनका भी पता चल जाए. ठीक है, प्रिडिक्टिव वैल्यू हाई होनी चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और इक्विटी सबको मिलना चाहिए. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन. कहा हुआ है कि इन्वेजिव टेस्ट हैं, नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं. कल हमने जो हैं मेनली सारे नॉन इन्वेजिव टेस्ट कर लिए. ठीक है, वो जो सारे जो बुकिंग विजिट के थे, फुल ब्लड काउंट और हमारा RH क्या कहते हैं ब्लड ग्रुपिंग और ऑटो एंटीबॉडीज और सारी वो जो टेस्टिंग हमने कल की थी वो नॉन इन्वेजिव में आता है. उसके अलावा एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, सेल फ्री फीटल डीएनए. ठीक है, तो आई एम जस्ट गोना राइट इट हियर, सेल फ्री फीटल डीएनए. ठीक है, तो बुक में इसका शॉर्ट फॉर्म है
For some reason it's CFF, sorry, DNA. ठीक है, this is a very new revelation, you can say it's very recent, ठीक है, और ये हमने embryology में भी पढ़ा था, that ये maternal blood में से हमें ये कुछ fetal cells मिलते हैं, fetal not cells, sorry, DNA मिलता है, fetal DNA मतलब it's cell free, ठीक है, फीटल कुछ डीएनए मिलता है, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं, हम RH इनकम्पैटिबिलिटी डिटेक्ट कर सकते हैं, हम फीटस का जो है वो जेंडर डिटेक्ट कर सकते हैं, हम कोई एक्स लिंक डिसऑर्डर्स डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके अलावा हम स्केलेटल डिस्प्लेजियाज डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई वांट यू गाइस टू जस्ट अंडरलाइन दीज like main things that we can detect from cell-free fetal DNA, ठीक है ना? I'm going to repeat them. हम लोग RH incompatibility, gender of the baby, skeletal dysplasias and any X-linked disorders, ठीक है? उसके अलावा जो आगे कैरियोटाइपिंग हो रही है मेन, वो इन्वेजिव टेस्ट से ही होगी, जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, कोरियोनिक फिलस सैम्पलिंग, एमनियोसेंटीसिस एंड कोर्डोसेंटीसिस, ठीक है ना? टेबल 5.1 है, इसको आप लाइट सा टिक लगा लें, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने डायग्नोसिस बताया है कि किस डायग्नोसिस टेस्ट से किस कंडीशन को हम देख सकते हैं। दिस टेबल इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट जस्ट गिव इट अ रीड, ठीक है, फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, ठीक है। अब इन्वेजिव टेस्टिंग हमने देख ली है, बस कुछ प्री टेस्ट काउंसलिंग की कुछ चीज़ें मैं बता दूं, ठीक है। मदर को अगर कोई कंडीशन आप सस्पेक्ट करें फीटस में, आपने मदर को उस पूरी कंडीशन के बारे में बताना है, ठीक है। आपने जो है उसको बताना है कि कौन कौन सा टेस्ट अवेलेबल है, उसको बताना है कि जो सैंपल जिस तरह लेंगे, किस तरह लेंगे, वो किस तरह प्रोसेस होगा, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना परसेंट चांस है कि सही रिजल्ट आएगा और कितना परसेंट चांस है कि फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं, और उसकी लिमिटेशंस बतानी है, एंड डेफिनेटली आपने उसकी जो फेलियर रेट है और मिसकैरेज का रेट है वो उसको क्लियरली कन्वे कर देना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऐसा भी हो चुका है, एंड आई हैव एक्चुअली विटनेस दिस हैपनिंग, कि किसी का थैलेसीमिया के लिए they did a CVS and the fetus did not have thalassemia but it miscarried because of the procedure, ठीक है। तो these are things that can happen and the woman needs to know beforehand that this is a possibility, ठीक है, because then it becomes a medical legal case if you haven't had a proper consent form signed by the mother and the father, ठीक है। तीन ऑप्शंस आप मदर को दे सकते हैं आफ्टर द टेस्ट हैज बीन डन, ठीक है। इट कुड आइदर बी कि द fetus has the disease or the fetus doesn't have the disease, ठीक है। अगर obviously if the fetus doesn't have the disease, most women will choose to continue the pregnancy, ठीक है। But it could also be that if the fetus does have the disease and they still want to continue the pregnancy, उनको अपनी mentally prepare करना पड़ेगा, उनको counseling के लिए भेजना पड़ेगा, उनको अपनी financially condition देखते हुए अपने finances को prepare करना होगा, ठीक है। फिर they could terminate the pregnancy, ठीक है। This is also it requires counseling, और हमारी setting में I know for a fact कि thalassemia की it is legally allowed to get the fetus terminated before 15 weeks. कोई I think 15 weeks वाला जो है ये कोई confirm कर दे if anybody knows, but I know for a fact that it's legally allowed, ठीक है, if the baby is thalassemia major. उसके अलावा they said influence the decision to terminate the pregnancy. So these are the 3 points: continue the pregnancy, terminate the pregnancy, or influence the decision to terminate the pregnancy, ठीक है। So with this we've completed our prenatal testing except for Down syndrome. Down syndrome को हम थोड़ा सा break लेने के बाद देखेंगे because it's an important topic. Short सा है, it should be done quickly. So we're just going to take a 5-minute break. ठीक है, we'll be back at 6 अभी 6:27 हुए हैं, तो 6:32. All right, see you guys at 6:32. Start recording. Share my screen. ठीक है, we were going to talk about Down syndrome. ठीक है, Down syndrome में already yesterday we looked at, ठीक है, blood के अंदर हमें
आई मीन यू गाइस शुड बी टेलिंग मी एट दिस पॉइंट, ठीक है। ब्लड के अंदर हमने बीटा एचसीजी की रेज लेवल्स देखने थे, दे कुड बी ट्वाइस एज मच और थ्राइस एज मच रेज्ड एज नॉर्मल, ठीक है। हमने उसके अलावा देखना था प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, ये यहाँ मैंने लिखा है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए देखना है, उसके लेवल्स मैटरनल ब्लड में, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखते हैं निकल ट्रांसलूसेंसी एंड क्राउन रम्प लेंथ को भी देखते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम वेज जब हम सस्पिशन होगा। अभी हमें सिर्फ सस्पिशन हुआ है, ठीक है, अभी हम कोई पक्का कंफर्म नहीं है। उसके बाद हम कराएंगे, एक चीज होती है क्वाड्रुपल टेस्ट, वैसे तो ट्रिपल टेस्ट भी होता है बट क्वाड्रुपल टेस्ट इज प्रेफर्ड। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 चीजें हमने मैटरनल ब्लड के अंदर देखने हैं, वो हैं बीटा एचसीजी का लेवल, ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन्स, unconjugated estriol and inhibin A, ठीक है। I'm going to repeat it because you have to know these. Beta HCG, alpha fetoprotein, unconjugated estriol and inhibin A. You need to get these levels, ठीक है। और ये लेते हैं हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में, प्रेफरेबली 14 वीक्स से लेके 20 वीक्स तक, ठीक है। अब इसका ये है कि ये जो क्वाड्रुपल टेस्ट है ये है स्क्रीनिंग टेस्ट, अभी भी हमें पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक हमने मेजॉरिटी सस्पिशन वाले लोगों को सेपरेट कर दिया है फ्रॉम दोज हु पॉसिबली डोंट हैव इट, ठीक है। और अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में चांस कम भी आता है, इट्स स्टिल अ पॉसिबिलिटी दैट द बेबी कुड हैव डाउन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 in 10,000 चांस है कि द बेबी हैज डाउन्स, लो रिस्क कह लें, लेकिन दैट वुमन कुड बी दैट वन हुज बेबी हैज डाउन्स, ठीक है। तो द कंफर्मेशन टेस्ट, एक्सक्यूज मी, इज एन इन्वेजिव टेस्ट, और वो हम देख चुके हैं, सीवीएस, एमनियोसेंटेसिस और कोर्डोसेंटेसिस। अच्छा, अब मुझे चैट में बताएं कि हमने कर लिया क्वाड्रुपल टेस्ट और at the female was at for example 14 weeks of gestation पे ही हमने quadruple test कर लिया, तो हम कौन सी sampling को prefer करेंगे, कौन सा invasive method हम prefer करेंगे at that point? मैं chat को देख रही हूँ, I want to see some good answers, ठीक है। और मुझे chat नजर नहीं आ रही, let me try again. Okay, I can see it now. Okay. All right. Why would we prefer amniocentesis? She is in her 14 weeks of gestation. हम लोग amniocentesis कर सकते हैं क्या 14 weeks of gestation पे? Yeah. See, this is just like a minor revision thing, ठीक है? हम लोग 15 वीक्स के बाद करते हैं amniocentesis, ठीक है। तो इन एनी अदर केस, मतलब 15 to 20 वीक्स तक जो भी उसकी क्वाड्रुपल टेस्टिंग हुई है, स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है, हम लोग amniocentesis उसको मतलब प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, पॉसिबली बिकॉज but still, you know what, in a lot of cases still chorionic villus sampling is preferred just because of the things that we already discussed before. सिर्फ उसमें ये है कि miscarriage का जो परसेंट है वो ज्यादा है, लेकिन उससे सैंपल भी बड़ा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इस केस में, लेकिन फिर भी 14 वीक्स पे अगर कोई फीमेल आ रही है तो उसमें सीवीएस एक ही ऑप्शन है, सीवीएस की, ठीक है। अगर हमारे पास आ रही हैं 15 वीक्स से 20 वीक्स तक, तो हम उनको दोनों ऑप्शंस बता सकते हैं, हम कह सकते हैं आपके पास ये सीवीएस की ऑप्शन भी है और एमनियोसेंटेसिस की भी ऑप्शन है। और अगर फीमेल आ रही है 20 वीक्स के अराउंड, 20 वीक्स के बाद, तो उसमें कोर्डोसेंटेसिस की ऑप्शन भी ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन कोर्डोसेंटेसिस ऑब्वियसली हम फीटल ब्लड लेने के लिए करते हैं, तो इन द केस ऑफ डाउन्स आई डोंट सी मच सेंस ऑफ using I'm sorry, cordocentesis, excuse me.
Right. Sorry, there was some sort of distraction. ऑल राइट, हमने डिस्कस कर लिया इन्वेजिव ऑप्शन. उसके अलावा लेटेस्ट जो ऑप्शन है नॉन इन्वेजिव की, वो हम देख चुके हैं. सेल फ्री फीटल डीएनए, ये मैटरनल ब्लड में आपको मिल जाता है. इससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं क्या बेबी का जेंडर, कोई भी क्या कहते हैं जेनेटिक डिजीज, कोई स्केलेटल डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट, कोई भी. ठीक है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डिटेक्ट विद सेल फ्री फीटल डीएनए. एसेंशियली मोस्ट of the hemoglobinopathies and most of the genetic trisomy type चीजें. ठीक है. um all right, so this is it for our down syndrome की discussion. ठीक है. अब आई नो बुक में बहुत कुछ और भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं मेनली केओडीज को फॉलो कर रही हूँ. ठीक है, तो आप इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, चैप्टर की. तो प्रीनेटल डायग्नोसिस का चैप्टर अब खत्म हो चुका है. तो नेक्स्ट चैप्टर से पहले, विच इज एंटीनेटल ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अ 2-minute break just to get, just to read over the stuff and refresh ourselves. So I'll see you guys in like at 6:45. ठीक है. ऑल राइट, ठीक है. रीसस डिजीज के अंदर क्या होता है, RH नेगेटिव मदर होती है, RH पॉजिटिव फादर होता है. ठीक है, अगर RH पॉजिटिव मतलब वो फादर डोमिनेंट है ऑटोसोमल, क्योंकि जो RH क्या कहते हैं, जो उसका डी एलील है ना, वो डोमिनेंट एलील है. ठीक है, तो अगर फादर को है तो देयर इज अ 100% चांस द बेबी विल बी RH पॉजिटिव. अगर फादर जो है वो हेट्रो जाइगस है
तो 50% चांस है, ठीक है। अब इसकी मैं मैथमेटिकल जेनेटिक डायग्राम डिटेल नहीं बताऊंगी, अगले पेज पे बनी हुई है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इन दैट केस द फीटस विल बी RH पॉजिटिव। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जब भी RH नेगेटिव मदर के अंदर कोई भी फीटस का सेल जाएगा, कोई भी फीटल एंटीजन जाएगा, तो मदर की ब्लड जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा, ठीक है। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ अगर फीटल सेल्स एस्केप होके चले भी जाए मदर की सर्कुलेशन में, तो तब जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो IgM एंटीबॉडीज बनती हैं। हमें पता है IgM एंटीबॉडीज प्लाज्मा को सॉरी नॉट प्लाज्मा, एक्सक्यूज मी, प्लेसेंटा को जो है वो क्रॉस नहीं करती, IgG एंटीबॉडीज सिर्फ क्रॉस कर पाती हैं प्लेसेंटा को, ठीक है। तो तब IgM एंटीबॉडीज बनती हैं, रिस्पॉन्स भी कम होता है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कभी कोई इशू नहीं होता, ठीक है। फिर जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, मतलब जब बेबी डिलीवर होता है, तब भी देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ फीटल एंड मैटरनल ब्लड, उस वक्त सेंसिटाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, इवेंचुअली इतनी एंटीबॉडीज बन जाती हैं कि जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है और फीटस के जो सेल्स के खिलाफ जो है, जो ब्लड सेल्स के खिलाफ मदर में एंटीबॉडीज हैं, वो IgG प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं और वो थ्रू प्लेसेंटा जाती हैं और फीटल एनीमिया हो जाता है, फीटल हेमोलिसिस हो जाता है एंड सिवियर फीटल एनीमिया, एंड दिस इज अ फेटल कंडीशन फॉर द फीटस, ठीक है। तो दिस इज वेरी डेंजरस। अब इसकी हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले ऑब्वियस मैनेजमेंट तो ये है कि हम जो हैं उसकी सेंसिटाइजेशन ही ना होने दें। उसके लिए हम देते हैं एंटी डी एंटीबॉडी, ठीक है। the anti stands for the antibody, so I didn't want to say the whole thing, ठीक है। what we do is I'm just gonna take out the book क्योंकि इसमें specific उसकी amounts लिखी हुई हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग 250 इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं, और ये कब देते हैं? स्पेशली जब रिस्क फैक्टर्स या पॉसिबिलिटी ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड मिक्सिंग इंक्रीज हो जाए। ये कब होता है? कि कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, कोई मोलर प्रेगनेंसी हो, कोई हम प्रेगनेंसी की थेरेप्यूटिक टर्मिनेशन कर रहे हो, या फिर अभी जो हमने इन्वेजिव मेथड्स पढ़े हैं ना, ये CVS, एमनियोसेंटेसिस वगैरह, इसके अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो सकता है। तो इन प्रोसीजर से पहले या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी के केस में, या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, हम लोग जहाँ भी यूट्राइन ब्लीडिंग या कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है, हम वहाँ पे क्या देते हैं? 250 इंटरनेशनल यूनिट्स ओवर डोज ऑफ एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। कितने? 250 इंटरनेशनल यूनिट्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फिर 12 to 20 वीक्स तक एक मिनिमम डोज देते हैं 250 इंटरनेशनल यूनिट्स की, ठीक है। 250 हमने याद कर लिया, तो उसकी एक मिनिमम डोज देते ही हैं। उसके साथ what do you say, within 72 hours of whatever testing you're going to do or whatever has happened, ठीक है। So if a woman comes with ectopic pregnancy and you find out she's RH negative, irrespective of हमारी जो प्रोटोकॉल ये थे, irrespective of the father's कि RH पॉजिटिव है कि नहीं, हम वो पता किए बगैर विदिन 72 आवर्स हम एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन लगा देते हैं, ठीक है। कितने? 250 इंटरनेशनल यूनिट्स। अच्छा, और अब बिकॉज सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गए, तो हमने एक टेस्ट करना है, उसको उसका स्पेलिंग जो है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इट्स Kleihar test. Now I don't know exactly how to pronounce this, but it's a Kleihar test. ये क्या चेक करता है कि मदर के ब्लड को हम लेते हैं और मदर के ब्लड में कितने फीटल एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज वगैरह बनी, कितने फीटल एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, उसका ये टेस्ट है रफली। आई ट्राई टू गूगल इट और उसमें कोई माइक्रोबायोलॉजी आ रही थी, तो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड कि कितने फीटल क्या कहते हैं DNA प्रेजेंट है, या कितना फीटल जो है एंटीजेंस प्रेजेंट है मदर के ब्लड में, उस हिसाब से फिर हम ये 250 की डोज एडजस्ट करते हैं। 250 जो इंटरनेशनल यूनिट्स दे रहे थे वो तो इनिशियली दे दिए, उसकी फिर हम प्लस भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो डोज में कुछ ऐड कर सकते हैं उसके मुताबिक। फिर आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हम मिनिमम डोज देते हैं 500 इंटरनेशनल यूनिट्स की, ठीक है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ये डोज होगी है डबल, हमने दी 500 international units, and again within 72 hours of the precipitating event. What could this precipitating event be? Ectopic pregnancy, molar pregnancy, therapeutic termination of pregnancy, और any invasive procedure जैसे कि CVS, amniocentesis वगैरह, ठीक है। जिस किसी भी चीज में जिसमें
ब्लीडिंग हो सकती है, यूट्राइन ब्लीडिंग, और ऑब्वियसली थर्ड ट्राइमेस्टर में दूसरी भी कंडीशंस थोड़ी ऐड हो जाती हैं, प्लेसेंटल अब्रप्शन वगैरह, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 500 इंटरनेशनल यूनिट्स हमने मिनिमम डोज दे दी, फिर हमने ये दोबारा ये वाला टेस्ट किया, क्लेहर टेस्ट, एंड इसके मुताबिक हमने प्लस अगर कोई डोज करनी हुई तो डोज एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेन मैनेजमेंट है जो हमें पता होनी चाहिए अगेंस्ट द सेंसिटाइजिंग इवेंट्स। अब ये है कि ये चीज़ें एक स्टेप वाइज हमने देख ली हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी मदर आती है RH नेगेटिव, हम लोग बगैर चेक किए कि फादर का क्या स्टेटस है, हम उनको एक रूटीन एंटीनेटल प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, ठीक है। वो रेजिमेंट्स हैं कुछ। पहला रेजिमेंट आई थिंक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, या पहला रेजिमेंट है you give anti-D a single dose, and I don't know why I've written 150, it's 250. 250 international units is a single dose at 28 weeks of gestation. ये single dose regimen है, और double dose regimen है, हम लोग देते हैं 2 doses, ठीक है। तो 250 हमने 28 weeks पे दिया और 250 हमने 36 weeks of gestation पे दिया, ठीक है। तो हमारे पास हमने स्टेप वाइज देख लिया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम मिनिमम देते हैं 250 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। जब 12 वीक्स टू 20 वीक्स की जस्टेशन होती है, उसके अंदर हम मिनिमम देते हैं 250 इंटरनेशनल यूनिट्स, प्लस हम क्लेहार टेस्ट करके उसकी एडिशन डोज एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फिर और ये सारे कब देने हैं? विद इन 72 आवर्स, ठीक है। विद इन 72 आवर्स इंडेफिनेटली दे दें। वैसे आफ्टर दैट भी अगर आप ने मिस कर दिया वो 72 आवर टारगेट, तो इसमें लिखा होता है विद इन 10 डेज आप दे सकते हैं, लेकिन उसका फायदा इतना नहीं होगा। लेकिन ये है कि आप दे दें तो बेहतर है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ अब तो 72 आवर्स गुजर गए, अब क्या फायदा, ये वो, ठीक है। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हम लोग 500 इंटरनेशनल यूनिट में मिनिमम डोज दे रहे थे, क्लेहार टेस्ट करके हम डोज एडजस्टमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारी ट्राइमेस्टर के हिसाब से हो गई मैनेजमेंट। उसके अलावा जो भी RH नेगेटिव मदर आती है, एंटीनेटल उसकी प्रोफाइलैक्सिस उसको दे देते हैं। उसमें हम 2 रेजिमेंट्स है, सिंगल डोज रेजिमेंट पे 28 वीक्स पे 250 इंटरनेशनल यूनिट्स, और डबल डोज रेजिमेंट में 28 वीक्स एंड 36 वीक्स पे 250 ईच, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज ये मैनेजमेंट आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। दिस इज समथिंग दैट यू probably will be asked about, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चल रहा है? अच्छा, अब ये हो गया कि हमने सेंसिटाइजेशन से बचाने के लिए कर दिया। अब सपोज मदर पहली प्रेगनेंसी में होम डिलीवरी थी, वो हॉस्पिटल नहीं आई, कुछ भी हो सकता है, उसकी सेंसिटाइजेशन हो चुकी है, उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बननी थी वो बन चुकी हैं, जो उसकी बी सेल्स रिएक्टिव होने थे वो हो चुके हैं। अब हम जो है उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। एक दफा सेंसिटाइज हो गई मदर, तो मतलब अगली जो भी प्रेगनेंसीज आ रही हैं उनमें मसला होगा। तो we're going to have to manage that as well, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा अब तो हो गया, अब नहीं कुछ हो सकता। अब हमने क्या देखना है? हमने साइंस ऑफ फीटल एनीमिया को पहचानना है। ये पेज 99 पे टेबल है, साइंस ऑफ फीटल एनीमिया, ठीक है। इसमें हमें पता चल गया RH नेगेटिव मदर थी, उसका पहला बेबी, क्या पता RH पॉजिटिव हो, क्या पता RH नेगेटिव हो, हमें नहीं पता होता जब पेशेंट आती है ना। तो हमने जो है फीटल एनीमिया के साइंस को बहुत ध्यान से देखना होता है। अच्छा, इसमें क्या है कि हम कुछ चीजें हैं जिससे हम चेक करते हैं। अगर मदर को पॉलीहाइड्रेमनियोस हो तो हम वी कैन थिंक ऑफ फीटल एनीमिया। enlarged fetal heart हो। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो है आपको किस पे पता चलेंगी? अल्ट्रासाउंड पे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, और अब कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। देयर इज द फंक्शनल MRI, और वो फास्ट फंक्शनल MRIs भी हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, एंड आई डोंट थिंक हमारी सेटिंग में यूज होता है, बट आई जस्ट वांट टू मेंशन इट, ठीक है। पॉलीहाइड्रेमनियोस चेक हो जाएगा अगर enlarged fetal heart हो, अगर फीटस को SITs हो, ठीक है, या कोई पेरिकार्डियल एफ्यूजन आपको नजर आ जाए। अच्छा, अब ये मेन एक चीज है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है, इसके ऊपर जो ब्लड फ्लो है वेसल्स का वो हमें पता चलता है। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हमने 2 मेन फीटस की वेसल्स को देखना है, एक है मिडल सेरेब्रल आर्टरी और एक है एओर्टा। अब क्या होगा जब फीटस में एनीमिया होगा ना, तो
उसकी अपनी बॉडी कोशिश करेगी कि जो ऑक्सीजन का लेवल है ना वो जा रहा है हमारे ब्रेन को और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो ब्रेन, हार्ट वगैरह को, वो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देगा, बाकी पेरिफेरल जो सर्कुलेशन है उसको इग्नोर कर देगा। तो इसमें केस में जब हम डॉक्टर से चेक करेंगे तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी में फ्लो होगा इंक्रीज्ड क्यों? बिकॉज एनीमिया है और वो कोशिश करे कि जितना जो ब्लड है वो हमारे ब्रेन तक जा पाए, ठीक है। और एओर्टा में क्या होगा? फ्लो होगा डिक्रीज्ड। एओर्टा कहाँ जा रही है? पेरिफेरल में, वैस्कुलेचर में। अब पेरिफेरल को तो इतनी जरूरत नहीं है, लाइक इट डजंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, तो उसमें फ्लो होगा कम, ठीक है। तो हम जब जब भी फीटल सर्कुलेशन को चेक करेंगे तो एमसीए में जो है रेज्ड वेलोसिटी होगी और एओर्टा में डिक्रीज वेलोसिटी, ठीक है। फिर फीटल मूवमेंट्स डिक्रीज भी हो सकती हैं। आप फीटल को ऑब्वियसली प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो द फीटस विल नॉट बी मेकिंग एज मैनी मूवमेंट्स। उसके अलावा हम सीटीजी भी ले सकते हैं और वो एबनॉर्मल सीटीजी आएगी उस पर, ठीक है। पॉलीहाइड्रेमनियोस, थिंक ऑफ द फीटस का हार्ट, एनलार्ज हार्ट हो सकता है, एसआईटीज हो सकती है। फीटल सर्कुलेशन में मिडल सेरेब्रल आर्टरी में फ्लो इंक्रीज होगा, एओर्टा में कम होगा, रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स एंड द सीटीजी विल बी एबनॉर्मल, ठीक है। अब ऑलरेडी सेंसिटाइज हो चुकी है तो उस लेडी को हम कैसे मैनेज करेंगे? तो इन्होंने एक बहुत लिखा हुआ फादर का चेक करने के लिए ना, टू कंफर्म, तो ये कर सकते हैं, बट मैंने हमारी सेटिंग में होते नहीं देखा कि फादर की ब्लड ग्रुपिंग वो करवाएं जस्ट टू चेक इफ इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वो बस मदर के साथ ही मोस्टली डील करते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हम करा सकते हैं, हम एंटीबॉडी टाइटर करवाते हैं और व्हाट, sorry, I've lost it, antibody titer, and it's the same thing, either आप उसको टाइटर में बताओ एंटीबॉडीज को या फिर आप उसको इंटरनेशनल यूनिट्स में बताओ, ठीक है। एट द एंड आप एंटीबॉडीज ही चेक कर रहे हो, ठीक है। टाइटर का ये मतलब है कि कितनी दफा उसको डाइल्यूट किया अंटिल एंटीबॉडी अनडिटेक्टेबल थी और ये अब इतना यूज नहीं होता, ठीक है। सो we're just gonna ignore that a little bit। हम ये टेबल 6.2 देखते हैं, एंटी डी रिसस टाइट्रेशन, ठीक है। हम इसके अंदर लेवल्स हमें पता होने चाहिए। अगर लेस देन 4 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml आए तो ये है हिमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूनेट्स। ये जो HDFN लिखा हुआ है ना, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूनेट्स, ये अनलाइकली है। अगर 4 to 15 है तो हमारे पास मॉडरेट रिस्क है, अगर मोर देन 15 है तो हाई रिस्क है, ठीक है। ये हमें याद करनी है। लेस देन 4 अनलाइकली, 4 to 15 मॉडरेट रिस्क, मोर देन 15 हाई रिस्क, ठीक है। अब हमें जो है सॉरी, कैन आई जस्ट हैव अ 1 minute ब्रेक? मेरा जो गला है वो खत्म हो गया, just need a little bit, yeah, I'll be back in a minute। Okay, all right, let's get back to this। we're on page 100, ठीक है। पेज 100 पे अभी हमने डिस्कस किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर कोई लेडी सेंसिटाइज होगी है तो उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। अच्छा, हमारे पास फिर दो ऑप्शंस आ जाती हैं कि हम या फीटस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, या फिर हम उसकी फॉरेन डिलीवरी करवा सकते हैं, ठीक है।
अगर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले है तो इट्स नॉट फीजिबल टू डिलीवर द बेबी बिकॉज वो अभी बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा, उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर वेरी लेस। ठीक है, इवन इन अ केस कि किसी फीटस को एनीमिया है तो 36 वीक्स से पहले भी उसको डिलीवर नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट उसको एट टर्म पे आने दें। तो टर्म पे उसको लेके जाने के लिए हम उसको फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, विच इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। अब कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे फीटस को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, अम्बलाइकल वेन में दे सकते हैं, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉर्ड इंसर्शन। हम इंट्राहेपेटिक वेन में दे सकते हैं, बाय वे फीटस की वेन्स हैं, ठीक है, इंट्राहेपेटिक वेन में दे सकते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में दे सकते हैं, या डायरेक्टली इनटू द फीटल हार्ट दे सकते हैं। 4 होगी, अम्बलाइकल वेन, इंट्राहेपेटिक वेन, पेरिटोनियल कैविटी एंड फीटल हार्ट। ठीक है ना, तो ये 4 जगह हैं जहाँ हम ब्लड दे सकते हैं, और ये ब्लड जो है ये प्रॉपर इस फीटस के लिए होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसे वैसे नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं दे सकते। उस ब्लड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक तो वो पक्का आर एच नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, सॉरी डी नेगेटिव होना चाहिए उसमें, और उसको क्रॉस मैच किया जाना चाहिए विद द मटर्नल सैंपल, कि ये भी मुमकिन है कि अगर उसके अंदर आर एच इनकम्पैटिबिलिटी नहीं हो रही लेकिन कोई और एंटीजन की इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए। ठीक है, दूसरे भी एंटीजन होते हैं, एक कैल एंटीजन है, वो एक मतलब इसके बाद एक जरूरी एंटीजन है जिसकी हो जाती होती है। ठीक है, फिर इट हैज टू बी डेंसली पैक्ड। ठीक है, इसका हीमोग्लोबिन अराउंड 30 ग्राम पर लीटर होता है, ताकि स्मॉल वॉल्यूम हम दें तो उसका ज्यादा इफेक्ट हो। ठीक है, और इसमें वाइट सेल्स बिल्कुल ही डिप्लीटेड एंड इरेडिएटेड होने चाहिए, एंड इट हैज टू बी स्क्रीन फॉर ऑल इन्फेक्शंस स्पेशली साइटोमेगेलोवायरस। ठीक है, तो इसकी क्या होनी चाहिए, आर एच नेगेटिव होना चाहिए, मदर के ब्लड के साथ इसको क्रॉस मैच करना है, हमने इसको डेंसली पैक रखना है, 30 ग्राम पर लीटर इसका होना चाहिए हीमोग्लोबिन इसके अंदर। ठीक है, ताकि स्मॉल वॉल्यूम देना पड़े, वाइट सेल्स इसमें कोई भी नहीं होने चाहिए, और इसको इन्फेक्शन के लिए हमें स्क्रीन करना है। ठीक है, तो हम लोग फीटस को जो है एडिक्वेटली, थैंक यू, एडिक्वेटली जो है हम उसको ट्रांसफ्यूजन लगाएंगे ताकि वो टर्म पे चला जाए। अब जब टर्म पे चला जाएगा तो हमने उसकी डिलीवरी को प्लान करना है। डिलीवरी पे यू हैव टू एक्सपेक्ट कि द बेबी will not have the best of hemoglobin। ठीक है, उसको फिर भी there is some chance कि एनीमिया उसको हो, तो they should always be blood ready at delivery। ठीक है, और साथ में फॉरन जो है हम कोर्ड ब्लड सैंपल ले लेते हैं ब्लड काउंट करने के लिए, ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए, और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू द डिलीवरी, एंड अगेन रिमेंबर कि आपने आफ्टर द डिलीवरी भी एक डोज देनी होती है एंटी डी की। अब नाउ वी ऑलरेडी नो कि मदर सेंसिटाइज हो गई है, तो फर्दर सेंसिटाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए यू कैन से प्रोटोकॉल, लेकिन यही है कि एक दफ़ा सेंसिटाइज हो जाए तो मतलब देर इज़ नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग विद द एंटी डी। अच्छा, अब ये है कि प्रोग्रेसिव प्रेगनेंसीज में जो फीटल एनीमिया है या जो भी कंडीशन है वो वर्सन होती जाएगी। ठीक है, तो इफ अ फीमेल इज ऑन हर थर्ड और फोर्थ प्रेगनेंसी और वो आर एच पॉजिटिव उसके सारे बेबीज थे, तो ज्यादा से ज्यादा सिवियर होती जाएगी कंडीशन। अच्छा, अब सपोज आपके पास सिनेरियो आता है कि प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, देयर इज अ प्राइमरी ग्रेविडा एंड her fetus has a mild anemia, and they suspect some blood incompatibility. So can it be RH incompatibility? What do you guys think? Chat में बताएं. Could a first pregnancy mild anemia in the fetus be? Lady primary gravida है, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसके बेबी को, उसके फीटस को माइल्ड एनीमिया हो गया है, फीटल एनीमिया। कुड इट बी RH इनकम्पैटिबिलिटी? एनी ने जवाब ही बता दिए।
यस ठीक है, तो अगर कोई ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, वो हमारे पास है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें वैसे तो मेनली आईजीएम्स बनते हैं और वो भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी माइल्ड हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, लेकिन ये यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग या इतना सिवियर नहीं होता है। ठीक है, तो आई जस्ट वांटेड यू गाइस टू नो कि अगर पहली प्रेगनेंसी है तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी नहीं हो सकती। We have completed this topic, ठीक है, isoimmunization वाला। तो I want you guys to learn these values right now, और हम बस 2 minutes सांस लेने के लिए लेंगे और मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ and then we'll be back. ठीक है? Yeah. Okay. I fixed it. ठीक है, अगर कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स कर जाए, ठीक है, और इसका एक दो चीजें होती हैं, या फिर तो उसकी मतलब मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, विच इज अ प्रॉब्लम इन इट्स ओन, और हम ये डिस्कस करेंगे प्री टर्म लेबर में कि मेम्ब्रेन रप्चर होके क्या मसला होता है। लेकिन जब वो प्रोलैप्स कर जाती है तो उसका वहाँ स्टक होने का चांस बहुत ज्यादा होता है और फिर कॉर्ड कंप्रेशन हो जाती है, विच मीन्स द फीटस इज इन डिस्ट्रेस। ठीक है, तो इसकी अगेन दिस ब्लू टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे अगर फीटस की लाए जो है ट्रांसफर, अच्छा अब दिस इज द प्रॉब्लम, सी हमने लेबर और लाइज नहीं देखे कि किस तरह कौन कौन सी लाए है, तो हम इसको कैसे समझेंगे। हाउ अबाउट दिस, हम अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स बहुत एक सिंपल टॉपिक है। हम ऐसा करते हैं, मैं मैनेजमेंट इसकी बता देती हूँ आपको, ठीक है, फिर नेक्स्ट जब हम लेबर या कुछ करेंगे तो उसके साथ आई विल मेंशन इट, ताकि वो एक कंप्लीशन आ जाए आपके पास। ठीक है, मैनेजमेंट ये है कि हमने स्पेकुलम या डिजिटल एग्जामिनेशन से हमने कॉर्ड को फील कर लिया, मतलब डिजिटल एग्जामिनेशन से कॉर्ड फील हो जाएगी और स्पेकुलम पे आपको नजर आ जाएगी, ठीक है, कि कॉर्ड जो है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, अगर आपको ये मिल जाए तो आप जल्दी से सीनियर हेल्प पर आएंगे, कॉल फॉर हेल्प, और आप इसको सी सेक्शन के लिए इमरजेंसी डिलीवरी के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, बिकॉज अगर कॉर्ड वहां पे प्रोलैप्स हो गई है, देर इज नो वे द बेबी इज कमिंग आउट विदाउट कंप्लीटली कंप्रेसिंग द कॉर्ड एंड शटिंग ऑफ द ब्लड सप्लाई। ठीक है, एसवीडी करना इज नॉट एन ऑप्शन ओवर हियर अनलेस यू कैन समहाउ पुट इट बैक। ठीक है, अच्छा फिर आप दो चीजें कर सकते हो टू प्रिवेंट कॉर्ड कंप्रेशन। आप एलिवेट कर सकते हो प्रेजेंटिंग पार्ट को और आप एम्प्टी कर सकते हो ब्लैडर को। ठीक है, और सॉरी नॉट एम्प्टी कर सकते हो, फिल कर सकते हो ब्लैडर को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन विदाउट यू गाइज नोइंग हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। आपने फ्रॉम ओवर द सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है, दिस इज द सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है, और यहाँ पे अक्सर जो है यहाँ पे आपको प्रेजेंटिंग पार्ट अगर आप ओवर द एब्डोमेन फील करते हो तो आपको फील होता है। ठीक है, तो व्हाट यू वांट is you don't want this head to get even more engaged. Engaged का मतलब है वो pelvis में enter होना शुरू हो रहा है। ठीक है, you want this to stay up ताकि वो cord को जो है press ना करे। तो आप उस केस में अपने हैंड से या फिर आप ऊपर से कर सकते हो, या फिर वैसे तो आई डोंट, पुटिंग द हैंड इनसाइड एंड डूइंग इट इज नॉट प्रॉपर, क्योंकि आप कॉर्ड को टच नहीं करना चाह रहे। आप जितना कॉर्ड को टच करोगे, जितना कॉर्ड को हैंडल करोगे, तो वो स्पैज्म में चली जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही ब्लड रुक जाएगा। तो आप कोशिश करते हो कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो बाहर जो वो एंगेज ना ज्यादा हो। ठीक है, और या फिर आप ब्लैडर को फिल कर देते हो। ठीक है, आप मदर को या फिर नी टू चेस्ट पोजीशन में डाल सकते हो या लेफ्ट लैटरल पोजीशन में। अब जब हम ये एनाटमी ऑफ द एब्डोमेन पेल्विस वो सारा करेंगे ना लेबर के अंदर, तो देन यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ दिस क्रिएट स्पेस। ठीक है, उसके अलावा आप फीटल वायबिलिटी कंफर्म करते हो, आप ऑस्कल्टेट करते हो, या फिर आप सीटीजी यूज करते हो, वैसे भी अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हो टू सी द हार्ट बीट एंड सी इफ द फीटस इज ऑलराइट। ठीक है, एंड डिलीवरी करते हो विद इमरजेंसी सी सेक्शन। ठीक है, जब कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए तो यू कैन नॉट you should not go for a normal vaginal delivery. Okay. Next topic हमारे पास है shoulder dystocia. See, I think that we should do shoulder dystocia when we have done labor, because अब इसके चीज़ों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम अलबत्ता हम breech presentation कर सकते हैं।
Okay, let's move on to breach presentation. Does anyone want a break like 2 minutes या फिर हम direct चले जाएं shoulder इस पे breach presentation पे? Chat में बता दें. Nobody wants a break. Okay, wow. बच्चे. Okay, I want you guys to open up page 91, fetal malpresentation at term. ठीक है. मैं सिर्फ अभी ये पिक्चर दिखा रही हूँ. We'll have to come back to breach later on क्योंकि breach की जो डिलीवरी है वो आपको नॉर्मल डिलीवरी समझे बगैर नहीं आ पाएगी, लेकिन आपको breach की पोजीशंस अच्छे से पता होनी चाहिए. ये ऑस्पी में भी आता है, ये यूक्यू में भी आ सकता है, कहीं भी. ठीक है. अच्छा, सबसे कॉमन टाइप ऑफ ब्रीच हमारे पास है फ्रैंक ब्रीच. ठीक है. यू कैन सी buttocks of the baby has become the presenting part. ठीक है. और उसकी जो है hips जो हैं वो flexed हैं और knees extended हैं. ठीक है. इसको कहते हैं हम फ्रैंक ब्रीच या एक्सटेंडेड ब्रीच, और ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ मैल प्रेजेंटेशन है. ठीक है. मैल प्रेजेंटेशन इज एनीथिंग दैट इज नॉट सेफेलिक. आपको चाहिए कि जो बेबी का हेड है वो प्रेजेंटिंग पार्ट हो, सबसे पहले वो निकले, बट इसमें बिल्कुल उल्टा है. उस बेबी की बटॉक्स जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है. ठीक है. और सबसे कॉमन टाइप ऑफ मैल प्रेजेंटेशन इज द ब्रीच प्रेजेंटेशन. इसके अलावा हमारे पास दूसरी किस्म की भी होती है, ट्रांसवर्स लाई होती है, जैसे आपको डी में नजर आ रहा है. ट्रांसफर जस्ट मीन्स दिस वे, दिस इज द लाई. ठीक है. ट्रांसवर्स लाई है. फिर ऑब्लिक लाई मतलब इस तरह होना था नीचे फुल, लेकिन ये थोड़ा ऑब्लिक इस तरह है 45 डिग्री के एंगल पे. ठीक है. और सपोजिंग माई फिस्ट इज द बेबीज हेड, और दिस इज ब्रीच. ठीक है. तो फ्रैंक ब्रीच हमारे पास आगे है. बी के अंदर आप देख सकते हैं, फिगर बी के अंदर वी हैव अ फ्लेक्स्ड ब्रीच, या जिसको हम कंप्लीट ब्रीच कहते हैं. इसमें दोनों जो हैं हिप्स और नीज फ्लेक्स्ड होते हैं. ठीक है. फिर सी इज द लीस्ट कॉमन, इसको कहते हैं फुट लेंग ब्रीच. ठीक है. और ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फुट लेंग ब्रीच. और इसमें फुट भी प्रोलैप्स हो सकता है और कॉर्ड भी प्रोलैप्स हो सकती है, और ये बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन है इस सिनेरियो में. ठीक है. कॉर्ड प्रोलैप्स वाला, कॉर्ड कंप्रेशन हो जाती है, बहुत मसला हो जाता है. तो दीज आर सम सिचुएशंस. और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इनके क्या हैं, या मैटरनल हो सकता है या फीटल या प्लेसेंटल हो सकता है. मैटरनल में वी हैव फाइब्रॉइड्स. ठीक है. अब नॉर्मल बेबी की जो डेवलपमेंट होनी थी, इट वाज सपोज टू गेट ऑल द स्पेस, लेकिन अब कुछ स्पेस जो है वो फाइब्रॉइड ने ले लिया है. तो अब बेबी ने अपनी पोजीशन में जहां जाना था, क्या पता वो टर्न करते हुए रुक गया, बिकॉज वहां फाइब्रॉइड था, वो पूरा घूम ही नहीं सका. ठीक है. अंदर बिकॉज जब बेबी डेवलप कर रहा होता है ना, बिफोर द टर्म एनीवे, जो प्री टर्म डेवलपमेंट होती है, तो बेबी की नॉर्मल पोजीशन यू कैन से इज ब्रीच एनीवे, मतलब वो घूम रहा होता है. ठीक है. ये कि जब टर्म के करीब आता है तो फिर वो सिफेलिक पोजीशन में जाता है. ठीक है. तो ये है कि अगर फाइब्रॉइड आ गया हो या फिर कोई यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी हो, जैसे बाइकॉर्नोइट यूट्रस हो, उसको वो घूमने की स्पेस ही ना मिली हो सही, तो वो फिर उसकी प्रेजेंटेशन वो मैल प्रेजेंटेशन हो जाएगी. ठीक है. या कोई प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से प्रॉपर नहीं उसको स्पेस मिली. फिर फीटल या प्लेसेंटल कॉज में मल्टीपल जेस्टेशन है. ऑब्वियसली इफ देयर इज मोर देन वन बेबी, स्पेस का इशू है. ठीक है. तो वो घूमने में मसला होता है. फिर प्री मैच्योरिटी, मैंने ऑलरेडी बताया कि बेबी सेफेलिक प्रेजेंटेशन पे आता है नियर टर्म. उससे पहले ड्यूरिंग डेवलपमेंट द बेबी कैन बी इन एनी पोजीशन, अब्लीक हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, इस पोजीशन में हो सकता है. ठीक है. तो प्री मैच्योर जो बेबीज होते हैं उनकी मैल प्रेजेंटेशन बहुत कॉमन है. फिर प्लेसेंटा प्रीविया, जब प्लेसेंटा लगी ही सही जगह पे नहीं, तो फिर मतलब अगर प्लेसेंटा ही सर्विक्स के करीब है तो बेबी का वहां टर्न होके आना इज वेरी डिफिकल्ट. फिर कोई एबनॉर्मेलिटी हो, एनेंसेफेली या हाइड्रोसेफेलिस, कोई न्यूरोमस्कुलर कंडीशन हो, फिर ओलिगो या पॉलीहाइड्रेमनियोस, दोनों केसेस में जो है फीटस को इशू होता है और ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है. ठीक है. तो इसकी जो मैनेजमेंट है ये है कि वैसे 3 तरीकों से हो सकता है. अब अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन आपको मिल गई है, तो देयर आर 3 थिंग्स यू कैन डू. ईदर आप उसको बाहर से ही
उसकी दबाव वगैरह करके उसकी एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन कर दें, उसको आप मैनुअली जो है उसकी पोजीशन चेंज कर दें। इसकी बहुत अच्छी पिक्चर बनी हुई है यहाँ पेज 92 पे 6.4 में, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन की। आप उसको घुमा के सही कर दें, ठीक है, बेबी को। या फिर आप एक और वो, या फिर उसकी आप ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है, उसको ब्रीच ही डिलीवर कर दें, वो एक तरीका है, वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और या फिर आप उसका सी सेक्शन कर दें, ठीक है। तो ब्रीच में आपको यही मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन क्या है। सबसे कॉमन है फ्रैंक ब्रीच, ठीक है, जो पहली पिक्चर थी। फिर है हमारे पास ये जो फ्लेक्स्ड ब्रीच है, जिसको हम कंप्लीट ब्रीच भी कहते हैं। और फिर है हमारे पास फुटलिंग ब्रीच, ठीक है। उसके अलावा मैल प्रेजेंटेशन और क्या किस्म की हो सकती हैं, ट्रांसवर्स हो सकती है या ओब्लीक हो सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, जब हमें ब्रीच प्रेजेंटेशन मिल जाए, हम तीन चीजें कर सकते हैं। या एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग उसकी ब्रीच डिलीवरी ही कर सकते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, इसके लिए एक्सपर्टीज भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। या फिर हम सी सेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक थिंग विद द ब्रीच प्रेजेंटेशन जो हमने आज कवर करना था, ठीक है। Now what I've left for the end is topics that are relatively easier to understand, या हमने पहले डिस्कस किए हैं या हाँ पहले दूसरे सब्जेक्ट्स में इनको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो I'm gonna take like a 10-minute dinner break you can say, because हमने बहुत सारी याद करने वाली चीजें अभी डिस्कस की हैं। तो you guys can go over your stuff and I'll see you again at 8:18, 8:20 कर लेते हैं, ठीक है, 8:20 पे। अब हमने ऑलरेडी कल ओलिगो एंड पॉलीहाइड्रामनियोस जो है वो देख लिया था, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स। पेज नंबर 89 के ऊपर हमारे पास है पॉसिबल कॉजेज ऑफ ओलिगोहाइड्रामनियोस एंड एनहाइड्रामनियोस के ये टेबल, और आगे कॉजेज ऑफ पॉलीहाइड्रामनियोस है, ठीक है। तो आप लोग बस इसको बेसिकली याद कर लें, लिख के अपने रूम की दीवार पे लगा दें। यू जस्ट नीड टू नो देम, ठीक है। There's something that we didn't look at in oligohydramnios, which is too little production जो है, जब मदर कोई ड्रग्स ले रही है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनसेड्स, तो अगर आप एनसेड्स उसको उस वक्त बस छुड़वा दें थोड़ी देर के लिए, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो वापस सही नॉर्मल पे आ जाएगा। अगेन पोस्टेड प्रेगनेंसी, अगर पोस्ट टर्म चली जाए प्रेगनेंसी, तो ओलिगोहाइड्रामनियोस हो सकता है। फिर कोई लीकेज हो, लीकेज कुड बी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। अब इसमें ये है प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी अपनी मैनेजमेंट होती है सारी। पॉलीहाइड्रामनियोस में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, इसलिए we're not going to look at it again, बट ये आप लोग ये टेबल्स जो हैं याद कर लें और इनको जो है लिख के रख लें, ठीक है। एंड स्मोकिंग इन प्रेगनेंसी हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ छोटा सा पैराग्राफ है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, ऑन पेज 88। तो नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर डीवीटी रह गया है, और हमारे पास एक और चीज जो केओडीज में वो थी मेंशन, इट वाज हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है। अच्छा, हाइपर एमेसिस, ठीक है, एमेसिस मींस टू वॉमिट, ठीक है। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, ग्रेविडेरियम मतलब प्रेगनेंसी में, ठीक है। नॉर्मल नोजिया वॉमिटिंग जो है बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी में, इट इज कॉमन, वेरी कॉमन, ठीक है। लेकिन अगर ये इतनी ज्यादा हो जाए कि पेशेंट शॉक में जाना शुरू हो जाए, उसके फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो जाएं, इतना ज्यादा मसला हो जाए कि वो खा ना सके प्रॉपरली, उसकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ना हो रही हों जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉमिटिंग, देन वी कॉल इट हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है। इसको हमने ट्रीट कैसे करना है। अच्छा, इसकी रीजन ये है कि जो बीटा एचजीजी का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस की भी यही रीजन होती है कि बीटा एचसीजी का वो एक साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इसमें ये कि बहुत ज्यादा उसके लेवल्स चले जाएंगे, एस्ट्रोजन एंड थायरॉक्सिन के भी लेवल ज्यादा की वजह से दे हैव सेड कि इट कुड बी अ कॉज फॉर हाइपरेमेसिस, ठीक है। सॉरी मैं चैट देख रही हूँ अभी, I can't see the chat, I don't know what this is. ओ सॉरी, पेज 80, हाँ पेज नहीं मैंने बताया ना, सॉरी पेज 80 पे है।
ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग होगी। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है, इसकी मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, यूक्यू है, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसको उसकी जो अभी अभी क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हुए हैं, आपने उसको फॉरेन फ्लूइड्स वगैरह देने हैं, ठीक है। उसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट है, फ्लूइड्स देंगे, उसकी इलेक्ट्रोलाइट को नॉर्मलाइज करेंगे, उसके एबीजीज वगैरह लेके, अगर रिससिटेटिव मेजर्स की ज़रूरत है तो वो देंगे। फिर जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है उसमें हम थायमीन सप्लीमेंटेशन भी देते हैं, बिकॉज इसमें वाइटामिन और मिनरल की डिफिशिएंसी हो जाती है, स्पेशली वर्निकीज एंसेफेलोपैथी का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, तो वी गिव थायमीन सप्लीमेंटेशन एज वेल अलॉन्ग विद द फ्लूइड्स। फिर जो हम प्रेगनेंसी में सेफ एंटीमेटिक्स हैं वो फिनोथायजीन्स हैं, वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इमीडिएट ट्रीटमेंट थी और एक कंटिन्यूस ट्रीटमेंट थी। इमीडिएट ट्रीटमेंट में हमने उसको रिससिटेट किया, हमने उसको फ्लूइड्स दिए, ठीक है। फिर इमीडिएट में थायमीन भी लगा देंगे और उसको हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में भी ले जाएंगे, उसको थायमीन सप्लीमेंटेशन देते रहेंगे, साथ में उसको फिनोथायजीन्स हम प्रिस्क्राइब कर देंगे एज एन एंटीमेटिक। तो जब तक उसको ये एक्सेसिव वॉमिटिंग के बाउट्स आ रहे हैं वो तब तक वो ले, ठीक है। तो एंड यूजुअली इट after the first trimester it goes away, middle of second trimester में it should go away, ठीक है। लेकिन अगर it doesn't तो she has her medication with her, ठीक है। इसके ये हमारा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम हो गया, ठीक है। इतनी सी बात है इसमें, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर इट क्योंकि ये यूक्यू है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी की दूसरी भी कुछ माइनर प्रॉब्लम्स हैं, हमने ऑलरेडी कल देखे थे। बैक एक हो सकता है, इन्होंने ये सिम्फिसिस प्यूबिस डिसफंक्शन एंड कार्पल टनल सिंड्रोम लिखा हुआ है, तो क्यूरीज में लिखा था यू जस्ट हैव टू नो देयर नेम्स, ठीक है। तो इनके बस नाम आप याद रखें, बैक एक हो सकता है, सिम्फिसिस प्यूबिक डिसफंक्शन हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। जीआई में जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो कॉन्स्टिपेशन, मॉर्निंग सिकनेस, नॉजिया वॉमिटिंग, जो हमने ऑलरेडी हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम किया है वो भी हो सकता है, एंड गर्ड, ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स। फिर हमारे पास हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। अच्छा, हेमोरॉइड्स आर एक्चुअली प्रीटी कॉमन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये प्रोजेस्ट्रोन की वजह से होते हैं, प्रोजेस्ट्रोन के हाई लेवल्स की वजह से उसका वैस्कुलेचर पे जो इफेक्ट होता है। फिर ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में ऑल्सो द कंडीशन ऑफ वेरिकोज वेन्स इज वेरी कॉमन, ठीक है, और एडीमा भी रहता है। अच्छा, अब एडीमा रहता है प्रेगनेंसी में, तो मतलब दोनों पाँव में यू शुड फाइंड एडीमा। अगर आपको एडीमा सिर्फ एक पाँव में मिल रहा है, एक टांग में ज्यादा मिल रहा है, तो व्हाट वुड यू थिंक ऑफ? कैन एनीवन इन द चैट टेल मी, डज एनीवन हैव एनी आइडिया? वेरी गुड, या। तो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है डीवीटी, ठीक है। एडीमा वैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, अगर आपको एडीमा लेकिन एक टांग में या ज्यादा मिल रहा है या सिर्फ मिल ही एक टांग में रहा है, तो यू आर गोइंग टू थिंक ऑफ डीवीटी। अच्छा, अब जब भी हम डीवीटी का सोचते हैं नॉर्मल मेडिसिन में भी, तो वी हैव टू थिंक ऑफ द वर्चुअस ट्रायड। वर्चुअस ट्रायड में क्या क्या होता है, तीन कंपोनेंट्स के क्या हैं, चैट में बताएं। कुछ भी याद है वो बता दें। यस, yeah, so we have one endothelial injury, yes, hypercoagulability and stasis of blood, perfect, ठीक है। आपने डीवीटी को हमेशा इसी ट्रायड से याद करना है। जब ये तीन चीजें आपको याद रहेंगी तो उसके बाद आपको जो है इसके रिस्क फैक्टर्स और सब चीजें याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, या इसके कॉजेज, ठीक है। तो एक हम जब सोचते हैं स्टेसिस का, स्टेसिस में ये आता है कि प्रेगनेंसी इज अ वेरी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, ठीक है। इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं, कौन से? 8, 9 एंड 10 एंड फाइब्रिनोजन ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा जो प्रोटीन एस और एंटी थ्रोम्बिन है, एंटी थ्रोम्बिन 3, जो अगेंस्ट कोएगुलेशन काम कर रहे थे, उनके लेवल्स कम हो जाते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, पेज नंबर 84, ठीक है। पेज नंबर 84 पे वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, और मेनली हम डीवीटी को देखेंगे अगले पेज पे जो है, ठीक है। हमने स्टेसिस से देखा हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। अब हाइपर कोएगुलेबल स्टेट के जो जो कॉजेज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी वैसे इटसेल्फ इज अ बिग रिस्क फैक्टर, ठीक है। उसके अलावा भी थ्रोम्बोफिलिया कोई भी, ठीक है, तो इट कुड बी आइदर अ जेनेटिक कंडीशन,
या फिर एक सेकेंड, मैं बिल्कुल मिक्स कर दिया है। हाइपरकोagulable स्टेट का हाइपरकोagulation से हो गया, स्टेसिस ऑफ ब्लड, स्टेसिस ऑफ ब्लड के कोई और रीजन से, सॉरी मैं सारा आपको अजीब तरीके से बता रही हूँ। चलें, थ्रोम्बोफिलिया का फिलहाल देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइपरकोagulability। इट कुड बी ईदर इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। ठीक है, इनहेरिटेड में हमारे पास वो सारी कंडीशंस आती हैं, किसी प्रोटीन सी की, प्रोटीन एस की, एंटी थ्रोम्बिन 3 की कोई डिफिशिएंसी हो सकती है। एक बहुत कॉमन डिजीज है फैक्टर 5 लेडन उसको कहते हैं। ठीक है, उसकी कोई अबनॉर्मैलिटी हो जाए फैक्टर 5 जीन की। ठीक है, फिर एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया की भी सिंड्रोम होते हैं, जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, एंड यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज एसोसिएटेड विद लूपस एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, तो आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है। कंजेनिटल में आप बेसिक याद रखें फैक्टर 5 लेडन, और एक्वायर्ड में आप बेसिक याद रखें एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, इसको आपने जो है ये याद कर लेना है, एंड प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर। ठीक है, फिर एंडोथेलियल इंजरी। एंडोथेलियल इंजरी कब होगी? अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन किस में होती है? प्री क्लैम्सिया या इक्लैम्सिया की स्टेट में। ठीक है, तो उसको प्री क्लैम्सिया है तब भी उसका चांस इंक्रीज हो जाता है एंडोथेलियल इंजरी का। एंडोथेलियल इंजरी उसके अलावा किन केसेस में हो सकती है? इफ द पेशेंट इज स्मोकिंग, ठीक है, इफ द पेशेंट हैज सम मेलिग्नेंसी। ठीक है, फिर स्टेसिस ऑफ ब्लड की भी देयर इज डिफरेंट रीजंस। फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट इज गोइंग इनटू शॉक, ठीक है, उसको सेप्सिस होना शुरू हो गया है। अच्छा, अब ये जो टेबल है ना, सॉरी बॉक्स है ब्लू वाला, रिस्क फैक्टर्स फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज, तो we can look at it and we have to remember, you just remember maybe like 6 risk factors. I think that's sufficient, मतलब UQ आंसर करने के लिए। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर में आता है मैटरनल एज ज़्यादा है, उसको थ्रोम्बोफिलिया है, ओबीस पेशेंट है, प्रीवियस कभी कोई डीवीटी हुआ है, वेरिकोज वेन्स बहुत सिवियर हैं, स्मोकिंग है, कोई मेलिग्नेंसी। फिर स्पेसिफिक टू प्रेगनेंसी आता है मल्टीपल जेस्टेशन, ठीक है, प्री एक्लैम्सिया, ग्रैंड मल्टीपैरिटी, मतलब शी हैज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, सी सेक्शन, especially अगर कोई emergency C-section हो, damage to the pelvic veins, sepsis या prolonged bed rest. Now, I want you guys to, even in stasis of blood, remember prolonged bed rest, क्योंकि अक्सर थर्ड ट्राइमेस्टर में जिन फीमेल्स को एडिमा ज़्यादा हो जाता है, जो वैसे भी वेरिकोज वेन्स होती हैं, वो बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। ठीक है, दे डोंट मूव मच, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स एज वेल। तो इसके अंदर से मे बी लाइक 5-6 आप याद कर लें। ठीक है, डीवीटी का मतलब ये कि जो लेग की कोई भी डीप वेन थी उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो गया है। ठीक है, वहाँ पे पेन होगा उस रीजन में, और स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी। ठीक है, और स्पेशली यूनिलैटरल अगर स्वेलिंग हो, आपने क्या करना है, आपने कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड करना है उस एरिया का, और काफ वेन्स को चेक करना है। ठीक है, कि है कि नहीं। और अगर कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप वीनोग्राफी भी कर सकते हैं। वीनोग्राफी जो है एक इन्वेजिव टेक्निक है, और इसमें एक्सरेज यूज होते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में वी वुड प्रेफर नॉट टू यूज एक्सरेज, क्योंकि वो फीचर्स के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इसमें आप आ जाएं पेज 86 पे, हम डायरेक्ट जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ट्रीटमेंट इसकी बहुत सिंपल है। आपने जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें आपने उसको लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देना है, या फिर आप फोंडापेरिनक्स दे सकते हैं। ठीक है, इसके फायदा क्या है? एक तो दिस इज सेफ इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, एंड इट इज सेफ एंड इजी टू एडमिनिस्टर। आप जो लेडी है उसको खुद भी सिखा सकते हैं कैसे सेल्फ एडमिनिस्टर करना है, वो खुद कर लेगी। ठीक है, अच्छा, प्रेगनेंसी में आप वारफरिन नहीं देते, बिकॉज वारफरिन हैज सिवियर फीटल, मतलब फीटल एनोमलीज कॉज करने की वो उसमें है पोटेंशियल, तो आप वारफरिन नहीं देते। ठीक है, लेकिन आफ्टर द फीमेल हैज डिलीवर्ड, फिर आप उसको ऑरल वारफरिन पे डाल सकते हैं। ठीक है, ऑरल एंटीकोएगुलेंट्स पे बाकी भी। अच्छा, अब ये फिगर 6.2 है, इसको याद करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी फुल उन्होंने असेसमेंट वगैरह दी हुई है, यू कैन रीड इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए मैनेजमेंट में। आप ये याद रखें, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देनी है, और इसके फ़ायदे क्या हैं? ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, सेफ एंड ईजी टू एडमिनिस्टर, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है इससे, और वारफरिन जो है आफ्टर डिलीवरी आप दे सकते हैं, नॉट बिफोर। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज टॉपिक्स। आज हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए हैं, एंड आई नो इट्स एग्जॉस्टिंग, लेकिन ऐसा है कि हम पास्ट पेपर से देख लेते हैं,
एक दो क्वेश्चंस बस, बिकॉज हमने अभी कुछ चीजें इतनी कंप्लीशन में नहीं की कि हम पूरा पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। क्योंकि कुछ पार्ट्स में हो जाएगा सॉल्व और कुछ पार्ट्स नहीं सॉल्व होंगे, तो बिला वजह की टेंशन होती है। इससे बेहतर है हम जब कल या परसों जो चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, हमारे पास फुल नॉलेज हो, तो हम उसको तब सॉल्व करें, ठीक है? तो आई जस्ट नीड अ मिनट कि मैं इसकी पिक्चर लेके शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ पास पेपर क्वेश्चन। आई होप अब सही है सब। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं, इसको मैं जूम इन कर लेती हूँ। The screen would just, yeah. ठीक है. You are called to see a woman who has had a normal labor and a delivery of a healthy infant. She commenced bleeding profusely from her vagina soon after the delivery of the placenta. Outline your steps of immediate and subsequent management of this patient. ठीक है, मैं ये सारे सिनेरियोज आपको पढ़ के बताऊंगी and then we will try to generalize and give one answer. ठीक है? Question number 13. 32-year-old Gravida 6 para 5 delivered by SVD started bleeding from vagina. She has had all SVDs previously. ठीक है, what is the diagnosis? What is the measures you will take? ठीक है. अच्छा, अब जो वो दूसरे पेज पे हैं जो बाकी के क्वेश्चन हैं, बट यू कैन ऑब्वियसली टेल दैट दिस इज पोस्टपार्टम हेमरेज. ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट बिकॉज शी हैज जस्ट डिलीवर्ड और उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई है ना. हमने ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 में है, इसका तो वैसे एनुअल 2009, तो तब आई थिंक पेपर्स रिलेटिवली सिंपल होते थे, तो वो एज सच कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं देते थे साथ या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नई इंडिकेशन देते थे. ठीक है, वो बहुत क्लियरली बता रहे थे कि बस शी इज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी. ठीक है, तो इसकी मैनेजमेंट में हमने क्या क्या किया था ये आप चैट में मुझे बता दें, क्योंकि हम इसकी मैनेजमेंट एक ही दफ़ा बस अब कवर करेंगे, क्योंकि फिर हम बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि पीपीएच के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो बार बार उसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है. बट वी विल लुक एट ऑल द क्वेश्चन. मैनेजमेंट कैसे करनी है? शी इज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू विल डू? तुम लोग ही भेज दो यार. या कॉल फॉर हेल्प, वेरी गुड. कॉल फॉर हेल्प हो गया जी, बिल्कुल. Yeah, you could give Syntocinon. You could start with uterine massage. Note that high risk patient को already Syntocinon दिया होता है, ठीक है, at the time of delivery. ठीक है, uterine massage, bimanual uterine massage, ligation, it's all over the place. Okay, Zahra has sent a very comprehensive message. I'm just going to read it out. Call for help. Resuscitate, absolutely. मैंने पहले resuscitate नहीं देखा. Resuscitate is very important. ठीक है, उसके सारे resuscitation के आपने steps भी लिखने हैं. ठीक है, ABC, IV बोर्ड, वाइट बोर्ड कैनुलास लगा दें, fluid rush दें. ठीक है, massage of uterus, bimanual compression. Then you can give oxytocin or syntocinon. आर्टरी लाइगेशन, कौन सी आर्टरी लाइगेशन? यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, आइलियक आर्टरी की लाइगेशन कर सकते हैं, एंड देन द लास्ट थिंग इज हिस्टेरेक्टमी. ओ यस, एंड बलून, बलून जो है, यूट्राइन बलून आप जो है यूज कर सकते हैं बिफोर यू गो टू द लाइगेशन स्टेप. आप बलून डालने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मैनेजमेंट दैट यू हैव टू नो. ऑलवेज स्टार्ट विद कॉल फॉर हेल्प, देन गो विद रिससिटेशन. उसके 2-3 मेजर्स लिख के फिर आप उसकी तरफ जाएं. यूट्राइन मसाज किया है, बाय मैनुअल यूट्राइन मसाज, उसको क्या कहते हैं, बाय मैनुअल यूट्राइन, खुद ही मेरे दिमाग से कंप्रेशंस कहते हैं ना शायद. एंड देन यू गो फॉर syntocinon and oxytocin, like you go for your medical measures. साथ साथ if it's not working, आप balloon इंसर्ट करके कर सकते हैं. अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर आप आर्टरी की लाइगेशन करेंगे. कौन कौन सी? यूट्राइन आर्टरी की एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, आइलियक आर्टरी की लाइगेशन कर सकते हैं, एंड एट द एंड हिस्टेरेक्टमी. ठीक है. यस,
I do actually. There's a procedure जिसमें हम suture लगाते हैं. You're absolutely correct. Sir Suhail ने पढ़ा था. Do you guys remember? Okay, just give me a minute. It's in my notes. Yes. बी लिंच ऑपरेशन करते हैं, ठीक है. इसमें सूचर लगते हैं ये, लेकिन अब यूज नहीं होता as commonly as you'd think. I don't think it's used that much anymore, बी लिंच. बट बी लिंच की आप लोग पिक्चर देख लीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप. आई थिंक दैट यू नीड टू लुक एट इट एज वेल कि कैसे लगते हैं बी लिंच सूचर्स, ठीक है. ओके, ये हमारा हो गया पोस्टपार्टम हेमरेज. अब पोस्टपार्टम हेमरेज के जो दूसरे क्वेश्चंस भी हैं वो भी हम scared to turn. ठीक है, दिस इज अनदर क्वेश्चन. बिल्कुल सेम है. वुमन हु हैड vaginal delivery bleeding profusely, outline initial management, discuss complications of massive hemorrhage. ठीक है, डिस्कस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैसिव हेमरेज. इसका आप आंसर बता दें. ये इट्स अ वेरी जनरल आंसर. क्या क्या मसला हो सकता है अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा? या शॉक, fetal distress. Fetal distress tab hoga if she has not delivered the baby yet. If she's already delivered the baby, then yeah, Sheehan syndrome, very good. Sheehan syndrome is a very big complication अगर ज़्यादा bleeding हो जाए, ठीक है. Sheehan syndrome वो है कि जब pituitary gland की blood supply pregnancy में बहुत ज़्यादा हुई होती है और एकदम अगर bleeding ज़्यादा हो जाए तो उसकी supply कम हो जाती है, तो वो pituitary का area जो है वो damage हो जाता है. तो बाद में फिर प्रोलैक्टिन वगैरह में मसला होता है. रीनल फेलियर, यस. हाइपोपिट्यूटरी, यस. सेप्सिस, या. तो ये बहुत जनरल चीजें हैं. दिस इज एग्जैक्टली द टाइप ऑफ आंसर, ठीक है. शॉक, रीनल फेलियर, शीहान सिंड्रोम, या. ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है. अब पैरा 1 presents in emergency room with secondary postpartum hemorrhage after delivery. ठीक है. Define a secondary postpartum hemorrhage. Enlist important causes of secondary PPH. Outline management of PPH. Okay, we didn't. अच्छा, जब भी कोई bleeding होती है ना, कोई hemorrhage होती है, उसकी 3 होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है. प्राइमरी जो होता है वो होता है कि उसी वक्त ब्लीड कर 3 कर लो, फिर प्राइमरी, रिएक्शनरी और सेकेंडरी, ठीक है. रिएक्शनरी को इंटरमीडिएट भी कभी कभार कहते हैं. इसमें ये है कि ओके, समवन हैज आस्क्ड मी, जो यूक्यूज में है ना, ये ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी के मैं कर रही हूँ अभी फिलहाल, ठीक है. अच्छा, प्राइमरी में ये है कि उसी वक्त हो रही है ब्लीडिंग, ठीक है, इमीडिएटली. फिर within 24 hours is 24 to 48 hours is reactionary bleeding, and then secondary is after 24 hours up to about a week after the मतलब reactionary time is gone up to a week, ठीक है. तो इसमें सेकेंडरी का आपने यही बताना है कि लॉस ऑफ मोर देन और इक्वल टू 500 ml of blood within a week, ठीक है, पोस्ट डिलीवरी. कॉजेज क्या हैं पीपीएच के? अच्छा, ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं एंड आई रियली लाइक दिस कि आप इस तरह याद रख सकते हो 4 T's से. टोन में यूट्राइन एटोनी इज अ बिग कॉज. फिर टिश्यू में अगर रिटेन प्लेसेंटा है, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कहते हैं, RPOC, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, उसकी वजह से हो सकती है. कोई ट्रॉमा है, ट्रॉमा मतलब कोई इंजरी टू वेजाइना हो, यूट्राइन टेयर्स हो, ठीक है. कोई फिर थ्रोम्बिन मतलब कोई भी थ्रोम्बोफिलिया, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है. तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. फिर मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. तो दिस इज पीपीएच. दिस अ लॉट ऑफ पीपीएच, ठीक है. दोबारा ये सेम क्वेश्चन आ गया. ओके, now let's get back to another. मुझे लग रहा है इन्होंने ऑलरेडी इसका आंसर देख लिया गलती से, बट
Let's read it anyway. Okay, Gravida 3, Para 2 presents at 34 weeks of gestation with history of heavy vaginal bleeding, abdominal pain, and decreased fetal movements. On examination, uterus is tense and tender. What is most likely diagnosis? Give steps of management. So Varisha said secondary bleeding is for 24 hours to 6 weeks. Okay, I didn't know about the 6 weeks. मुझे लगा था 1 week. So thank you for that. Yeah, placental abruption. अच्छा, ये तो पता चल गया है. क्वेश्चन स्टेम में क्या चीजें हैं जिससे आपको पता चल रहा है? एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एंड यूट्रस इज टेंस एंड टेंडर. अच्छा, अगर एब्डोमिनल पेन ना होती, if it was painless vaginal bleeding, uh, it could have been decreased fetal movements or not. What would you think? Yeah, placenta previa. ठीक है, painless vaginal bleeding के लिए think placenta previa. What if it's painless vaginal bleeding and there is severe fetal hypoxia? What else could you think? Vesa previa. Yeah, exactly. Vesa something. Vesa previa. ठीक है, इसमें भी. Or you could think cord compression. Yeah, very good. ठीक है, तो this is what's happening. Give steps of management plan. इसका management plan हमने डिटेल में कर लिया था. ठीक है, तो should we go over it again? I think enough है. Yeah, I think that's enough. We don't need to go over that again. Uh, Question number 12 पढ़ रही हूँ. While undergoing antenatal care, a 70, not a 70, 27-year-old lady, gravid at 3, para 1 plus 1 at 30 weeks of gestation, presents with painless vaginal bleeding. Likely diagnosis and management. Oops. कैसे छुपाऊं इसको? हाँ, ठीक है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है तो ये प्रीविया है. अगर पेनफुल होती तो वी वुड थिंक अब्रप्शन. ठीक है. ये भी दोबारा प्रीविया का क्वेश्चन है. मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है, बस we're just gonna see it in different forms. Gravida 3, para 2 with previous 2 C-sections has presented in emergency at 35 weeks of gestation. इसके अंदर रिस्क फैक्टर भी है. Previous 2 C-sections हुए हैं, ठीक है. जब प्रीविया में जब C-section वाली जगह पे वो नहीं इम्प्लांट हो सकता प्लेसेंटा. With complaint of painless bleeding, last 2 hours, vital signs are normal. ठीक है. Probable diagnosis, investigations क्या क्या कराएंगे और मैनेज कैसे करेंगे. Investigations बता दें क्या क्या करवाएंगे, हालांकि लिखी हुई है बट ये नहीं. Investigations क्या क्या करवाएंगे. अगर इसको प्रीविया है तो आपने क्या चेक करना है. आपने एग्जैक्टली अल्ट्रासाउंड पे आपने कंफर्म करना है, ठीक है. लो लाइंग प्लेसेंटा देखनी है, उसको ग्रेड करना है कि किस ग्रेड की है. फिर आपने सीटीजी फीचर्स वायबिलिटी भी चेक कर रहे हैं. अल्ट्रासाउंड पे हो जाएगी, सीटीजी पे चेक कर हो जाएगा कि फीटस डिस्ट्रेस में है कि नहीं. ठीक है, और साथ में आप उसकी सीबीसी आरएफटीज एलएफटीज भी वैसे बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी कराते हैं और ब्लड ग्रुप और या क्लॉटिंग प्रोफाइल भी करवाते हैं टू सी दैट मे बी कोई थ्रोम्बोफिलिया टाइप चीज तो नहीं जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, या इस प्लेसेंटा प्रीविया प्लस अगर क्लॉटिंग कोई डिजीज है तो वो फिर एग्रावेट हो जाएगी सिचुएशन. तो हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट. अच्छा, इसकी मैं मैनेजमेंट थोड़ा डिस्कस करना चाह रही हूँ. आप क्या करेंगे. 35 वीक्स ऑफ gestation है, तो what kind of management would you give. और उसके वाइटल साइंस नॉर्मल हैं, वाइटल्स नॉर्मल हैं. there's no point of resuscitative measures over here because vitals तो normal है उसके. That the case?
Okay, we will manage conservatively. Yes, ABCD. अच्छा, हम ऐसा करते हैं, अभी उसको ABC की जरूरत नहीं है. Yeah, we will call for help. That's the first thing we do. Call the senior for help. आप IV line उसको डाल देंगे. ठीक है, ये आपको पता नहीं है कि वो फ्यूचर में शॉक में जाएगी कि नहीं, फिर तब आपको वेन नहीं मिलेगी. आपने आईवी लाइन डाल देनी है. ठीक है, तभी आप साथ में उसकी ब्लड निकाल लोगे फॉर सीबीसी और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस, क्लॉटिंग वगैरह, और ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड भी अरेंज करवा दोगे. ठीक है, फिर अब आपने क्या करना है, अब 35 वीक्स पे वो आ गई है तो यू कैन डिलीवर. और इसका डिलीवर होगा कैसे, सी सेक्शन से. नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे. ठीक है, तो 35 वीक्स पे है तो आप उसको एक होता है जैसे, उसको क्या कहते हैं, वेट एंड वॉच वाला होता है ना, कंजर्वेटिवली मैनेज करना ही कहते हैं. ठीक है, तो आप देखोगे कि इसकी कंडीशन पेशेंट कैसी है. मीनवाइल आप उसको स्टेरॉइड दे दोगे ताकि फीटल लंग मैचुरेशन हो जाए, कि खुदा ना खास्ता अगर उसको डिलीवर करना पड़ा इमरजेंसी में तो कम से कम फीटस के जो लंग्स हैं वो मैच्योर हो गए हों. जैसे 35 वीक्स पे हो, मतलब देर इज अ हाई चांस के अच्छा प्रोग्नोसिस हो, बट स्टिल यू नीड टू गिव द स्टेरॉइड. ठीक है, अच्छा, ये इसकी मैनेजमेंट हो गई. आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग दैट वी स्टडीड फ्रॉम emergencies. अच्छा, अभी टाइम है 8:55. आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे. हम लोग बाकी इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे, और कुछ पास पेपर्स एंटीनेटल, एक दो एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन के कर लें.